everybody, welcome to my channel Tansuman Classes, and today we read chapter number 2 from Trade to Territory, the company established power in India and how the company established power in India. जैसे कि इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि व्यापार से फ्रॉम ट्रेड, व्यापार से कैसे साम्राज्य तक कंपनी ने अपना सफर तय किया। कंपनी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आई थी, लेकिन कैसे बाद में उसने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया, कैसे उन्होंने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको यूज़ किया और कैसे वो ट्रेड किया। सो द चैप्टर में स्टार्टिंग में मैं बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर मैं आपको ये बता दूं कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको मेरे और आगे आने वाले वीडियोस के बारे में पता चले और आप उसे होपफुली देख पाएँ। सो द स्टार्ट द चैप्टर. Aurangzeb was last of the powerful Mughal rulers. He was established control over a very large part of territory that is known as India. जो औरंगजेब हैं वो मुगल एम्पायर, जो पावरफुल मुगल एम्पायर थे, उनमें से सबसे आखिरी शासक थे. एंड आफ्टर हिज डेथ इन 1707 और इनकी मृत्यु 1707 में हो गई थी. So many Mughal governors and big jamidars began arresting their authority and establishing regional kingdom. As powerful regional kingdom emerged in various parts of India, so Delhi could no longer function as an effective center. यानी कि जो मुगल बादशाह थे, जो औरंगजेब थे, वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे. और जब उनकी मृत्यु के बाद बड़े बड़े जो सूबेदार हैं, बड़े बड़े सूबेदार गवर्नर्स जो हैं, इन्होंने और साथ ही साथ जो जमींदार हैं उन्होंने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी थी. यानी अब वो रियासतें उनके अंडर में नहीं रही. दिल्ली अधिक दिनों तक दिल्ली कुड नॉट लॉन्गर फंक्शन एज ए इफेक्टिव सेंटर. और अब जो दिल्ली है वो ज़्यादा लोगों के जो इफेक्टिव सेंटर था वो नहीं रहा. So by the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon. The British did not know that is the British originally came as a small trading company where reluctant acquired territories. How then did they came to be the masters of the vast empire? In this chapter, you will get see how this came about. और आपको ये जानकर बड़ा 18वीं शताब्दी जो है उसके मध्य में यानी 1750 के आसपास, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी 1707 में जो न्यू पावर आई, जो कि लोगों की नई ताकत उभर कर सामने जो आई, वो अंग्रेज पहले बहुत छोटी कंपनी थे, लेकिन इलाकों पर धीरे धीरे कंपनी ने अपना व्यापार फैलाया और कैसे उन्होंने साम्राज्य में दिलचस्पी लेना शुरू करा, कैसे उन्होंने उसको अधिकार में लेना शुरू करा. और आज हम इस चैप्टर में बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे अबाउट द हिस्ट्री कि कैसे वो एक व्यापार करने वाली कंपनी यहाँ का साम्राज्यवादी बन गया, यहाँ का साम्राज्य को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया. अब देखिए साइड में फिगर नंबर ये 1 है. फिगर नंबर 1 में आपको दिखाया हुआ है. अच्छा, औरंगजेब जो हैं वो लास्ट मुगल एम्पायर थे, शक्तिशाली, लेकिन बहादुर शाह जो जफर हैं, ऐसा माना जाता है कि सबसे लास्ट तो बहादुर शाह थे, लेकिन उनमें कोई ताकत नहीं थी. एक्चुअली वो इतने पावरफुल नहीं थे जो कि औरंगजेब में जो ताकत थी. तो अब इसमें क्या है, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बिगिन अरेस्टेड बाय द कैप्टन हडसन. यानी कैप्टन हडसन के द्वारा बहादुर शाह जो जफर हैं वो अरेस्ट कर लिए गए. आप देखिए कि 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ था तो बहादुर शाह जफर को आखिरी मुगल शासक के रूप में देखते थे लोग, वो पावर उनमें देखते थे लोग. तो उन्होंने क्या किया कि जो बहादुर शाह जफर हैं उनको नेता बन के उभारा सामने. लेकिन जो बहादुर शाह आफ्टर द औरंगजेब, देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर, but a Mughal emperor contained to be the symbolizingly important. In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in the 1857 and Bahadur Shah Jafar,
द मुगल एम्परर एट दिस टाइम। यानी जो लोगों के ख्याल में जो आया कि बहादुर शाह जो जफर है वही हमें 1857 में एक नेचुरल लीडर के रूप में सबके सामने आए, और साथ ही साथ जो 1857 का ब्रिटिश शासक के विरुद्ध जो विद्रोह शुरू हो गया था, विद्रोह को मुगल शासक बहादुर शाह जफर को एक नेता मानते थे, और जब ये कंपनी ने उनका विद्रोह को कुचल दिया तो कंपनी ने उनके बेटे को, जो कि बहादुर शाह का जो बेटा था जफर, उसको मार डाला और बहादुर शाह को वो जगह छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब आपको देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, भाई वो आई कहाँ थी? जब हमारे जहन में एक आता है कि भाई अचानक तो कोई देश से हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं उभरी ना, वो कहाँ से आई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी केम्स फ्रॉम ईस्ट। यानी आपको एक फिगर नंबर 2 दे रखा है कि ब्रिटिश आइलैंड, ये देखिए यहाँ से होते हुए ब्रिटिशर्स कैप टाउन वाले रास्ते से ये करके हमारे यहाँ पे इंडिया में आए। और आप इंडिया में देखेंगे मुंबई, मद्रास एंड कलकत्ता, यानी समुद्र के किनारे जो जो खास इनको बंदरगाह लगे, इन्होंने वहां पे अपना डेरा बनाना शुरू कर दिया, वहां पे इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। तो इन 1600 द ईस्ट कंपनी, जो 1600 में कंपनी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर यानी उनकी इजाजतनामा हासिल कर लिया था। इन द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड द चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, इनसे इन्होंने इजाजत ले ली थी। क्या ले ली थी? कि कंपनी को द ग्रांटेड इन द स्टोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, यानी कंपनी को व्यापार करने के लिए एक अधिकार मिल जाए, उन्होंने वो स्टैब्लिश किया। और साथ ही साथ दिस मेंट दैट द नो लॉन्गर ट्रेडिंग ग्रुप इन द इंग्लैंड कुड कंप्लीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कुड इट compete यानी आपस में कंपटीशन जो होता है। तो उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ ना कर सके, कंपटीशन ना कर सके, इसलिए इन्होंने द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द oceans looking for a new lands with this could be goods at cheap prices यानी बहुत ही सस्ते रेट में वो हमारे से कुछ भी लेते एंड कैरी देम, और वो क्या करते थे? एंड कैरी देम बैक टू यूरोप वापस लेकर जाते थे, और वहां के मार्केट में हाई प्राइसेस में हाईएस्ट प्राइस जो जितनी वो हाईएस्ट प्राइस ले सकते थे उसकी, वहां पे वो उसको जाके सेल कर देते थे। So the company did not have to fear competition from the other English trading company। और ये जब महारानी से उन्होंने इजाजत ली तो अब जो कंपनी है उसको व्यापार करने के लिए कोई डर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वाणिज्य जो होता है, as Matt Klein, trading companies in those days made profit primarily for the excluding competition so that they could buy cheap and sales dear। और जब मोनोपोली कंपनी ने अपनी मोनोपोली जब यहाँ पे स्थापित कर दी तो उसको ये डर नहीं था, अब उसको था कि हम व्यापार इजीली कर सकते हैं। एंड द जो मैटिक्लाइन है, mercantile the business enterprise that marks profit primarily through trade, buying goods cheap and selling them at a हायर प्राइस, जो कि बहुत ही हायर प्राइस में इसको बेचते थे। और मर्केल्टाइन जो है, मर्केल्टाइन के द्वारा इन्होंने क्या किया, वो जो व्यापार था उसको बड़ी आसानी से उन्होंने इंडिया में स्टैब्लिश कर लिया। So the Royal Charter Act, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. By this time, the first English ship sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope and the cross of Indian Ocean। और ये इंडियन ओशन के रास्ते, कैप टाउन से होते हुए इंडियन ओशन के रास्ते, ये पुर्तगीज हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देयर प्रेजेंस ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। आपको ये जानकर बहुत अचंभा होगा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उससे पहले हमारे यहाँ पे पुर्तगीज आ चुके थे ऑलरेडी। और आपको पता है पुर्तगीज गोवा जो है वो पुर्तगीज को दहेज में मिला हुआ था, वहाँ के राजा ने अपनी बेटी की शादी करी थी। सो द पुर्तगीज जो हैं वो ऑलरेडी इंडिया में स्टैब्लिश हो चुके थे, बट एट देयर बेस इन गोवा, उनका गोवा क्या था, जो पुर्तगीज जो हैं उनका बेस गोवा में था।
और पुर्तगीज ऑलरेडी इंडिया में थे. तो in fact there was a Vasco da Gama, a Portuguese explorer who had discovered this sea route to India in 1498. और जो पुर्तगीज एक्सप्लोरर है वो कौन, जो वास्को डी गामा है, वो पहले ही ऑलरेडी इंडिया में 1498 में आ चुके थे इस सी रूट से. So the Dutch too was exploring the possibilities to trade in the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene. और उसी टाइम में जो इंग्लैंड की कंपनी है वो लोग जब आए तो उनको कुछ समय के बाद फ्रांसीसी व्यापार में सामने आने लग गए थे उनके. तो ये जो फ्रांसीसी हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, इनमें कंपटीशन शुरू हो गया. तो 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि डच भी हिंद महासागर से, जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर से व्यापार की संभावनाएं तलाश करने के लिए कहाँ एक्सप्लोर करते हुए आ गए, इंडियन ओशन से. अब डच जो हैं वो भी, और फ्रांसिस जो ये है इंडियन ओशन में जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी. तो अब समस्या क्या थी? द प्रॉब्लम वाज दैट द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन द बाइंग इन द सेम थिंग. ओहो, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब हर कोई कंपनी यही चीज खरीदना चाहती है. क्या? जो कच्चा माल, जो चीजें खरीदने के लिए ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आते थे, सेम दूसरी कंपनियां भी वही खरीदना चाहती थी. सो द फाइन क्वालिटीज. और वो क्या खरीदना चाहती थी? हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ कॉटन है वो बहुत फाइन था. सिल्क जो प्रोडक्शन है इंडिया में बहुत ज़्यादा होता था और हैड अ बिग मार्केट ऑफ यूरोप. और जिसकी की मार्केट जो है वो यूरोप में बहुत बड़ा बाजार था. पेपर यानी काली मिर्च, क्लोव्स यानी जो लौंग होता है, जो मसाले, गरम मसाले होता है, कार्डमम यानी हरी इलायची, और साथ ही साथ सिनेमन जो कि दालचीनी होती है. इनकी ग्रेट डिमांड थी. कहाँ पे? उनके देश में, ब्रिटेन में इसकी बहुत डिमांड थी. सो द कंपटीशन अमंगस्ट द यूरोपियंस कंपनीज has pushed up the prices at the which the goods could be purchased. और अब इनमें प्रतिस्पर्धा हो गई थी, कंपटीशन हो गया था. और कंपटीशन किस चीज़ का था? कंपटीशन इस चीज़ का था कि कैसे यूरोपियन कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा माल इंडिया से लेके जाए. मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, ज़बरदस्त मांग हुआ करती थी इसकी. और जब ये प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन जब बढ़ने लगा तो चीज़ों की कीमतें भी बढ़ने लगी. और उससे मिलने वाला मुनाफा, जब कोई चीज़ हम लोग मार्केट में खरीदते हैं, अगर हम सस्ते में खरीदेंगे, महंगे में बेचेंगे, तभी तो हमें फ़ायदा होगा. लेकिन ऑलरेडी अब जब कंपटीशन ज़्यादा था तो कच्चा माल महंगा मिलने लग गया. और जब वो वहाँ पे जाके बेचते तो उनको इतना प्रॉफिट नहीं होता था. सो विद दीज गुड्स could it be purchased and this reduced to profit. और उनका नुकसान हो रहा था. उनको इतना ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो नहीं हो रहा था एज कम्पेयर टू पहले के. So the only way the trading companies could flourishing by the eliminating rival competitors. So the usage of the secure markets, यूरोप जो था उसको एक बहुत सिक्योर मार्केट चाहिए था और दूसरी कंपनियों को वो चाहता था कि वो आए नहीं. सो द बिटवीन द फायर, अब क्या था, जो कंपनियां हैं उसमें बैटल होने शुरू हो गए थे, बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज. बिकॉज क्योंकि अब जो ट्रेडिंग कंपनियां थी इनके बीच में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया था. कंपनियां आपस में इतना झगड़ा करने लगी कि दे रेगुलरली शेयरिंग ईच अदर शिप्स. अब आपस में ये कंपटीशन हो गया कि उनका भरा हुआ जहाज, जो शिप होते थे, उसको वो लोग डुबो देते थे. ब्लॉकयार्ड रूट्स, और उनके जो रास्ते हैं वो एक दूसरे के रास्तों को रुकावटें खड़ी कर देते थे. माल ले जाने के लिए जहाज़ों को आगे नहीं जाने देते थे, उनको रोक लेते थे वो. और व्यापार जो था is prevented rivet ships from the moving supplies of that goods, and trade was carried on the arm of the trading post were the processed through fortifications. यानी अब इन्होंने व्यापार के लिए क्या कर दिया था, ट्रेड के लिए क्या कर दिया था, इन्होंने ट्रेड के लिए जो ट्रेडिंग पोर्ट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने कीलेबंदी करना शुरू कर दिया. कीलेबंदी यानी अगर हमारी कोई ज़मीन होती है, हम उसके चारों तरफ बाउंड्री बना देते हैं तो वो हम मानते हैं कि वो सेफ हो जाता है. तो सेम वही काम ब्रिटिशर्स ने किया. So these efforts to fortify settlements and carry on the profitable trade also lead to be intense conflict with local rulers. और अब ये जो है
जो बस्तियों की, जो इन्होंने बस्तियों सेटलमेंट्स, इन्होंने जो ज़मीनों की, इन्होंने बस्तियों की जो कीलेबंदी शुरू करी थी अपने मुनाफे के लिए, लेकिन वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे, स्थानीय जो शासक थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा टकराव होने लगा था, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे आपस में, इनमें मनमुटाव होने लग गए थे। क्यों होने लगे थे? बिकॉज अब जो व्यापारिक कंपनियां हैं और राजनीति है, एक दूसरे से अलग अलग सोच रखने लगी थी। कंपनियों के लिए मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि जो राजनीतिक जो लोग हैं, उनको अब ये कंपनियां कहना नहीं मान रही थी उनका, और उनके आगे रुकावटें आ रही थी। देयरफॉर द विच फाउंड्स अ सेपरेट ट्रेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स, और वो चाहते थे कि जो व्यापार है वो राजनीति के बीच में रुकावट ना आए। सो लेट अस हाउ टू बी हैपन। अब हमें ये देखते हैं, आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है, कैसे व्यापार को ये लोग बढ़ाते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ये बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कैसे एक कंपनी इंडिया में आई और फिर उसने ट्रेड शुरू करा, और जब उसने व्यापार शुरू किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो शुरू करा वो बंगाल से शुरू करा। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ हुगली इन 1651। और जो यूरोप की ये जो कंपनी थी, उसने हुगली नदी के किनारे 1651 में अपना व्यापार शुरू करा और बेस बनाया, और साथ ही साथ यहाँ पे कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इन्होंने एक्सप्लोर किया इस जगह को। और व्यापारी उस जमाने में फैक्टर कहा जाते थे। फैक्टर्स मीन्स as known as the time, the company traders known at that time as a factors, उनको फैक्टर कहा जाता था। operated because the factory had a warehouse where goods for export and store। यानी हम अगर कोई सामान, अगर हम कोई व्यापार करते हैं तो उस सामान के लिए हम वेयर हाउस बनाते हैं, और जब वेयर हाउस यानी जो कारखानों को रखने के लिए जो उनको स्टोर हाउस होता है वो बनाते हैं। तो अब क्या है, उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था इन व्यापारियों को, और ये फैक्टर जो होते थे, सो द निर्यात करने के लिए जिन चीजों को जमा किया जाता था एज ट्रेड एक्सपैंडेड, वो चाहते थे कि अब हमारा ट्रेड एक्सपैंड हो जाए, फैलाव हो जाए। सो द कंपनी मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स केम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री, और हर कोई इस फैक्ट्री के पास रहना चाहता था ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, ताकि उनको और ज्यादा देखने के लिए मिले ये कि कहीं चिटिंग तो नहीं हो रहा है। तो अब आकर बसने के लिए तो ये तैयार थे। तो इन 1969 इट बिगन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट्स, और अब इन्होंने किलेबंदी शुरू कर दी थी। 2 years later the bribed Mughal officers into the giving to the company जमींदारी rights over 3 village। और अब आप ये देखिए 1969 में कंपनी ने आबादी के चारों तरफ किलेबंदी शुरू कर दी थी, और विद इन 2 years मुगल अफसर जो थे, मुगल जो ऑफिसर्स थे, उनको इन लोगों ने ब्राइब दे दी। ब्राइब यानी रिश्वत दी इन्होंने, और वो रिश्वत दी किस लिए? क्योंकि इनको वहाँ की जमींदारी हासिल करनी थी, जमींदारी राइट्स लेने थे, और इन्होंने वो किया भी, ये कामयाब हुए, और रिश्वत देकर ये 3 गांव की जमींदारी को खरीद लिया था इन्होंने। सो द सिटी ऑफ द कलकत्ता, और अब आपको पता चलेगा वन ऑफ दीज वाज कालीकता, यानी कलकत्ता यानी कलकत्ता, which later grew into the city of Calcutta, और कोलकाता as it is known as today, और जिसको हम कोलकाता आज के नाम पे जानते हैं। It also pursued the Mughal Emperor Aurangzeb issue, और जो फरमान, और granting the company the right to trade duty free। अब औरंगजेब जो है उस समय, तो औरंगजेब जो थे इस बात से के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि औरंगजेब इस चीज के लिए बिल्कुल अग्री नहीं थे कि जो फरमान उन्होंने निकाला कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया। यानी अब कंपनी को एक फरमान मिला, लोगों को एक फरमान मिला कि कंपनी को कुछ भी ड्यूटी फ्री, यानी अब उनको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। अब कुछ भी नहीं देना पड़ेगा तो कंपनी को और अच्छा लगा, कंपनी ने और उसको व्यापार को फैलाया, और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें मिले, कंपनी ने कोशिश करी, और इससे अधिकार उनको मिले, वो भी कंपनी ने कोशिश करी। सो द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर द मोर कंसेशन। अब पता है क्या होता है, जब कभी सेल लगती है मार्केट में तो हम क्या करते हैं,
न्यूज़पेपर्स में आता है तो हम भाग कर जाते हैं कि भैया कंसेशन है, कुछ वन गेट वन एंड गेट वन फ्री, यानी बाय वन गेट वन फ्री, यानी एक के साथ एक फ्री है। तो यानी कंपनी को जब ड्यूटी फ्री दे दिया गया तो कंपनी का लालच और बढ़ गया। कंपनी ने कंसेशन एज मैनिपुलेट एंड एक्सेप्टिंग द प्रिविलेजेस एज गिवन बाय द औरंगजेब, यानी अब जो कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने लगी और औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को शुल्क मुफ्ती तो दिया था, ड्यूटी फ्री तो दिया था, व्यापार का अधिकार, लेकिन कंपनी के निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें कोई छूट नहीं थी। इसलिए अब बट द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वाज कैरिंग अ प्राइवेट ट्रेड ऑन दिस साइड, अब कंपनी इतना लालच बढ़ गया था कि कंपनी ने साइड में, कंपनी के जो लोग हैं उन्होंने साइड में अपना खुद का व्यापार करना शुरू कर दिया था एंड वाज एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, और वो उम्मीद करते थे कि वो भी ड्यूटी फ्री हो जाए, बट औरंगजेब ने मना कर दिया एंड दे ट्राई रिफ्यूज टू पे causing the enormous loss revenue of a Bengal। और अगर ड्यूटी फ्री कर दिया गया था तो उसकी वजह से रेवेन्यू जो टैक्स होता था बंगाल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। And he could the Nawab of Bengal, मुर्शिद कुली खान, नॉट प्रोटेस्ट। और जो मुर्शिद कुली खान थे वो विरोध क्यों ना करते, आप बताइए। जब रेवेन्यू इकट्ठा करके वो औरंगजेब को उसका पोर्शन देंगे, बंगाल के नवाब, लेकिन जब बंगाल में रेवेन्यू कलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है तो मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। और सही बात है, वो करते भी क्यों ना। तो साथ में आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, as the local boats bring goods from the ships in the Madras, printed by the विलियम सिम्पसन। जो विलियम सिम्पसन जो हैं इनके द्वारा एक चित्र बनाया गया है 1867 में, जो कि दिखा रहा है कि जहाज़ों से कैसे सामान नदियों के रास्तों से नाव में लेके आया जाता था। एंड हाउ ट्रेड लीड्स टू बी बैटल। अब आप ये देखिए कि एक व्यापार जो है वो कैसे युद्ध का कारण बना। अब व्यापार से युद्ध तक का सफर क्या था कि थ्रू द इयरली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड नवाब, बेशक कॉन्फ्लिक्ट यानी मनमुटाव होना जरूरी था। क्यों? क्योंकि बंगाल ऑफ इंटेंसिफाइड, यानी जो टकराव इसलिए शुरू हो गया था क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, अब जब औरंगजेब की मृत्यु जो आफ्टर द 1707 जब औरंगजेब मर गए थे, तो अब बंगाल के नवाब एंड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी एज द रीजनल पावर वर डूइंग एट दैट टाइम, और बंगाल के नवाब अपनी ताकत को दिखाने लग गए थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। यानी बंगाल में अब नवाब अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझ रहे थे। अब उसी समय में क्या हुआ था, एज दैट टाइम मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय द अलीवर्दी खान एंड दैट सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। यानी मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। यानी मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला। तो आपको ये चीज़ याद करनी है क्योंकि ये बहुत ताकतवर जो नवाब थे। तो सिराजुद्दौला जो हैं बंगाल के नवाब बने। अब ये सभी शक्तिशाली शासक थे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ऑल द नवाब ऑफ एज बंगाल, जो बंगाल के नवाब थे, ईच वन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग रूलर्स, बहुत शक्तिशाली थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। और अब इन्होंने क्या किया, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन्होंने कंसेशन देना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? बिकॉज रेवेन्यू कलेक्ट हो ही नहीं पा रहा था, और रेवेन्यू से ही डेवलपमेंट होता था, रेवेन्यू से ही सारे खर्चे निकलते थे। तो अब क्या है कि कंपनी को जो रियायतें, जो उनको कंसेशन देना शुरू कर दिया था, वो बंद। सो द डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कंपनी राइट टू ट्रेड, detained it any rights to be mint coins, and stopped it by the extracting and the fortifications, as accusing the company of the deceit, and they claimed that the company was depriving the Bengal government of a huge amount of revenue and the undermining as the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters, and trying to humiliate the Nawab and his officials.
यानी कंपनी की ताकत जो है, कंपनी ने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया था कि उन्होंने अपने सिक्के, जो कॉइन्स होते हैं, मिंट कॉइन्स, यानी इन्होंने अपने सिक्के ढालने शुरू कर दिए थे। और साथ ही साथ में सिक्के ढालने के बाद किलेबंदी को बढ़ाने से रोक तो दिया था, उनकी ताकत को तो रोक दिया था, पर कंपनी ने धोखाधड़ी से वापस यानी एक दलील दी कि राजस्व वसूली कम हो रहा है, तो नवाबों की ताकत को कमजोर करना पड़ेगा। अब कमजोर ऑलरेडी हो चुकी थी, तो अफसरों ने एक अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों को उनके अधिकारों से अपमानित करने का प्रयास किया। एंड द रिफ्यूजिंग द पे टैक्स, और रिफ्यूज किया उन्होंने, टैक्स देने से मना करा। एंड और नवाब ऑफिस ऑफिशियल और कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। तो कंपनी का ये कहना था, द कंपनी इज ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द इनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल officials were running the trade of the company and the trade were flourished only if the duties were removed. उन्होंने अपने तौर पे कंपनी ने ये कह दिया कि यहाँ की जो बातें हैं वो इनजस्ट हैं, बेतुकी बातें। इनजस्ट यानी आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ आप न्याय नहीं कर रहे हैं, आप ये जो हमारा व्यापार बड़ा फल फूल रहा है, ये बहुत ज़्यादा फ्लोरिश जो हो रहा है, आप उसके अगेंस्ट हो रहे हैं और आप हमारे व्यापार को बढ़ने से रोक रहे हैं। तो अब क्या है, गांव खरीदने होंगे, किले खरीदना होगा और व्यापार खरीदना होगा। यानी अब जो कंपनी है उसने ये सोच लिया था कि अब हम आसपास की जमीनें खरीद लें और फोर्ट्स बनाने शुरू कर दें। तो अब जो कॉन्फ्लिक्ट्स लीड्स टू द confrontations and the family culminated in the famous battle of प्लेसी। और ये टकराव जो है दिनों दिन गंभीर होते गए, और टकराव किसके सामने, हमारे सामने क्या रूप लेकर आए, हमारे सामने लेके आए बैटल ऑफ प्लेसी, यानी प्लासी का युद्ध। अब प्लेसी का जो युद्ध था उससे पहले हम देखते हैं puppet, literally a toy that you can move from the string. A term is used to be disapprovingly to refers to the person who is controlled by someone else. पपेट यानी कठपुतली, कठपुतली जो कि एक धागों के सहारे एक नाचने वाला कठपुतली, एक नाचने वाला टॉय होता है जो कि लोगों के इशारों पर नाचता है और लोग उसको बड़ा एंजॉय करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। दैट इज कॉल्ड द पपेट। So, when Ali Vardi Khan died in 1756, जब अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई, जब वो 1757 में मर गए, तो सिराजुद्दौला जो हैं became the नवाब ऑफ बंगाल। और आफ्टर द डेथ ऑफ द अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। एंड द कंपनी वॉज वरिड अबाउट हिज पावर, क्योंकि कंपनी को ये डर था कि ये अब हमें जो टैक्स फ्री था वो नहीं करेगा। एंड द कंपनी वाज वरिड अबाउट दिस पावर और टू कीप अ puppet ruler of who would willingly give trade concession and other privilege। यानी कंपनी क्या चाहती थी, कंपनी ये चाहती थी कि जो प्रिविलेज हमें पहले से मिले आ रहे हैं वो प्रिविलेज अब हमें मिले, और अब हम जो पपेट की तरह वहाँ के जो नवाब हैं उनको इस्तेमाल करें और हमें वो सारी सुविधाएं बिना आनाकानी के दे दी जाएं। तो कंपनी ने ये प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के जो कॉम्पिटिटर थे उनको वो लोग सामने लेकर आना चाहते थे। सो ही ट्राइड थॉट विदाउट सक्सेस। अब वो क्या करे, टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला रेबल्स बिकेम द नवाब, यानी जो उसका प्रतिस्पर्धा था, यानी प्रतिद्वंदी जो था सिराजुद्दौला का, उसको सामने लाके खड़ा कर दिया। एंड इट इन्फ्लुएंस्ड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेल्डिंग इन द meddling of the political affairs of his domain and stop fortification and pay the revenue। अब जब सिराजुद्दौला ने कहा कि आपको हमारे राजनीतिक मामलों में, आपको हमारे कंपनी को हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में दखल अंदाज नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको फोर्टिफिकेशंस नहीं करना चाहिए, किलेबंदी नहीं करना है, और आप यू शुड पे द रेवेन्यू, आपको रेवेन्यू भी देना पड़ेगा। बट आफ्टर नोटिफिकेशंस फेल, और
The Nawab marched was 3,000 soldiers to the English factory of the Qasim Bazaar, captured the company officials, locked the warehouse, and discriminated all the Englishmen, block-headed English ships. Then he marched into the Calcutta to establish control over the company fort there. और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में इंग्लिश फैक्ट्री पे हमला बोल दिया और साथ ही साथ नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, इनको गिरफ्तारी कर ली इनको और अंग्रेजों के हथियार छीन लिए। और जैसे ही कंपनी ने कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए रुख रखा, कलकत्ता, अब ऑन हेयरिंग द न्यूज ऑफ फॉल ऑफ कलकत्ता, तो इनको खबर मिली कि कलकत्ता हाथ से निकल जाने की खबर मिली और मद्रास में तैनात कंपनियों के अफसरों ने, जो मद्रास सैंड द ऑफिसर और मद्रास की कंपनियों ने क्या किया, यहाँ पे फोर्स भेज दी, फोर्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में यहाँ पे मद्रास से सेना आ गई और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जब यहाँ पे सेना की टुकड़ी लेकर आए तो इन्होंने क्या किया, सेना नौसैनिक बहुत बड़ा बेड़ा लेकर आए, यानी इनके पास में रेनफोर्स द नेवल फील्ड्स आल्सो एंड prolonged the negotiations with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company army against Sirajudaulah at Plassey. और जो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला को हार का एक बहुत बड़ा कारण था एंड वन ऑफ द मेन रीजन। और ये सिराजुद्दौला की हार का एक बहुत बड़ा कारण क्या था, एक बहुत बड़ा कारण ये था कि कंपनी जो डिफीटेड ऑफ द नवाब वाज फोर्स्ड बाय लीड ऑफ मीर जफर, यानी मीर जफर की टुकड़ियों ने इस सेना में हिस्सा ही नहीं लिया। यानी उसने क्या किया, उसने उनके रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ वो खड़ा ही नहीं हुआ और जब इन्होंने सॉरी टुकड़ियों को जब हिस्सा ही नहीं लिया तो रॉबर्ट क्लाइव ने ये कहकर उनके हाथ से हाथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हम हटा देते हैं और मीर जफर आप हमारे नवाब बन जाएंगे। तो मीर जफर इस चीज के लिए तैयार हो गए एंड द सिराजुद्दौला कमांडर्स नेवर फॉट द बैटल, और जो सिराजुद्दौला के जो कमांडर हैं इन्होंने युद्ध लड़ा ही नहीं। एंड क्लाइव हैड मैनेज्ड टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक द नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला को क्रश करने के बाद इन्होंने किसको, मीर जफर को नवाब बना दिया। अब आप ये देखिए, मीर जफर ने बिना युद्ध करे ही नवाब बन गया और द बैटल ऑफ प्लेसी बिकेम द फेमस, और जो प्लासी का युद्ध है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी वोन इन इंडिया। और आप ये देखिए कि बिना लड़े ही मीर जफर जो हैं वो नवाब बन गए, सिराजुद्दौला जो थे उनको हार माननी पड़ी और बैटल ऑफ प्लेसी में जो फर्स्ट कंपनी ने जो ये कहकर कि अब हमारा जो व्यापार है वो अब हम ही संभालेंगे, अब हम ही कंपनी के जो करता धरता है, फेमस हो गए वो, क्योंकि विक्ट्री उन्होंने हासिल कर ली थी। और इंडिया में कंपनी के हासिल करना, कंपनी को विक्ट्री हासिल करना बहुत बड़ा आगे आने वाले टाइम में व्यापार को लेके और साम्राज्य को लेके बढ़ावा देना था। सो द ईस्ट इंडिया की जो कंपनी थी उसने जो द प्रॉमिस ऑफ रिचेस, उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रॉमिस किया, द terrestrial ambitions of the Mercantile East India Company was the view that the district distrust and doubt in England, यानी इंग्लैंड के लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षाओं को संदेह होने लगा था और अविश्वास से देखते थे वहां के लोग, इंग्लैंड के लोग। क्यों? क्योंकि प्लासी की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज जो है एज आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, रॉबर्ट जो क्लाइव है रॉड द विलियम पिट को उन्होंने एक लेटर में लिखा कि वन ऑफ द प्रिंसिपल secretaries of the state to the England monarch is 7 January 1759 from Calcutta.
यानी जो मंत्री जो विलियम पिट हैं, उन्होंने 7 जनवरी 1759 में कलकत्ता से एक चिट्ठी भेजी जिसमें क्या लिखा था, but so large superveying may possibly to be object to extensive for a merchant company, flatter myself that they will be a little or no difficult by obtaining the absolute presence of the rich kingdom. Now I leave you to judge whatever its income yearly of 2 million sterling with the possession of the 3 provision, और पोजीशन किसका मिल गया, 3 provisions का, be an objective deserving the public attention. यानी इतनी बड़ा इन्होंने जो कंपनी ने हासिल कर लिया था तो वो खुद को बड़ा महसूस कर रहे थे, बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे. और वो लिखता है कि हमें यहाँ के प्रोविजंस हैं वो मिल गए हैं, और साथ ही साथ अब सालाना 20 स्टर्लिन यानी 2 मिलियन, यानी अब इनको 2 मिलियन 20 लाख स्टर्लिन मिलने लग गए थे, आमदनी होनी शुरू हो गई थी. और जो ये पोजीशन मिल गया था, किसका पोजीशन मिल गया था, प्रोविजंस का, यानी प्रांत उन्होंने कब्जा कर लिया था प्रांतों पर. और अब शोर मचाना उचित था, जिस पर कि इतना शोर हो रहा है कि वहाँ के ब्रिटिशर्स लोग नाराज थे कि ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के. सो द प्लासी की जो जंग है, जो डिफीट हुए थे इसमें सिराजुद्दौला, इसमें क्या हुआ उसका नतीजा, आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला वाज एसिनेटेड एज मीर जाफर मेड द नवाब. अब सिराजुद्दौला जो है उनको प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर जो है उनको नवाब बना दिया गया. So the company was still unwilling to take over the responsibility of the administration. Its prime objective was the exemptions of the trade. This could be done without concern that the help of local rulers who were willing to grant privileges, and these territories need to be taken over directly. अब यानी व्यापार फैलाने के लिए अब उनको कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं थी. अब क्योंकि जो उन्होंने बनाया मीर जाफर को, तो वो तो एक पपेट का काम कर रहे थे ना, अब उनके पास में कोई रास्ता नहीं था, तो सीधे राज्य से क्या कर लेते थे, वो सीधे ही राज्य से कब्जा कर लेते थे और इनको अब किसी से इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं थी. सो द सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वाज रादर डिफिकल्ट. और अब जल्दी ही कंपनी ने एक एहसास होने लगा कि रास्ता इतना आसान नहीं है, इट्स डिफिकल्ट, थोड़ा बहुत मुश्किल है. फॉर इवन द puppet nabas were not always as helpful as the company wanted them to be. यानी उन्होंने जिसका पपेट बनाया है वो इतना कारगर नहीं हो पा रहा है, वो इतना हेल्पफुल नहीं हो पा रहा है. तो कंपनी को अब ये डर लगा कि हमें इस पपेट की जगह किसी और को बैठाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि लोगों का विश्वास उससे उठ चुका था. तो फिर कंपनी क्या करती, कंपनी ने क्या किया, व्हाट कुड द कंपनी डू, अब कंपनी क्या करती, व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्ट द कंपनी डिस्पोज्ड हिम. अब ये देखिए मीर जाफर ने भी उनका प्रोटेस्ट किया, उनको विद्रोह करा. और जब मीर जाफर ने कंपनी का विद्रोह किया, विरोध करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कंपनी रेवेन्यू कुछ पे ही नहीं कर रही थी. प्रोटेस्ट जब करा तो कंपनी डिस्पोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस. और कंपनी ने अब क्या कर दिया, अब कंपनी ने मीर जाफर की जगह अब किसको बैठा दिया, मीर कासिम को बैठा दिया, है ना. अब मीर कासिम जब उसकी जगह बैठे, व्हेन मीर कासिम कंप्लेन ही इन द ट्रू टर्न वाज डिफीटेड ऑन द बैटल ऑफ फोर्ट ऑफ बक्सर. और जब मीर कासिम को नवाब बना दिया गया, तो जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई भी उसको हारना पड़ा. और जब बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई, ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल, एंड मीर जफर वाज resisted, the Nawab had to pay Rs 5 lakh every month. यानी मीर जफर को, अब जो मीर जफर को दोबारा अगर नवाब बनाया गया, तो अब मीर जफर को जब वापस बनाया गया, क्योंकि अब मीर कासिम ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था, वो परेशान करने लग गया था, तो उसको बक्सर की लड़ाई में उन्होंने हराया.
और जब मीर कासिम को इन्होंने मीर जफ़र को जब इन्होंने हराया तो मीर कासिम को वापस लेके आए और वापस लाके इन्होंने 5 लाख रुपया यानी 5 लाख रुपया एवरी मंथ इन्होंने मांगा. बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर. अब कंपनी क्या करती थी, कंपनी को और ज़्यादा लालच आने लग गया और कंपनी ने जो युद्ध लड़ती थी, वॉर्स एंड द मीट ऑफ डिमांड ऑफ द ट्रेड एंड अदर एक्सपेंसेस, और व्यापार के साथ में जो दूसरे एक्सपेंसेस होते थे, दूसरे जो खर्चे होते थे, इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू. By that time, Mir Zafar died, and 1765 the mood of the company was changed. Having failed to work with the puppet Nawabs, Clive declared, "We must indeed become Nawab ourselves." और आप ये देखिए, जब 1765 में मीर जफ़र जो है, जब वो उनकी मृत्यु हुई, व्हेन ही डाइड, तो कंपनी ने अपना मूड पूरा चेंज कर लिया था. अब कंपनी ने दिमाग ये लगाया कि क्यों ना हम खुद ही यहाँ नवाब बन जाएं, हम खुद ही यहाँ के नवाब बनकर और सब कुछ अपने अधिकार में कर लें. यानी कंपनी कहाँ व्यापार लेकर आई थी और कंपनी कब अब नवाब बनने की तैयारी करने लग गई. यानी अब आपको ये देखिए साइड में एक दे रखा है कि व्हेन 1733 द नवाब ऑफ बंगाल सेड दिस अबाउट द इंग्लिश ट्रेडर्स. एक जो नवाब है जिसके बारे में बताया जाता है कंपनी के, कि कैसे एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी बहुत ज़मीन ये ट्रेड लेकर आए थे. व्हेन दे फर्स्ट केम इनटू द कंट्री दे prompted the claim government in a humble manner for the liberty to purchase the spot of the ground to build a factory. उन्होंने बड़े विनम्र तरीके से, बड़े हम्बल तरीके से हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि हमें एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, and which was no sooner granted by the built a strong fort. और कैसे धीरे धीरे इन्होंने उस कंपनी को घेरा, उस जगह की कीलेबंदी, उस फैक्ट्री की कीलेबंदी करनी शुरू कर दी. उन्होंने ज़मीन का और सराउंडेड इट विद द डिच, खड्डे खोदने शुरू कर दिए उसके चारों तरफ, विच इज़ कम्युनिकेट विद द रिवर, और रिवर से सीधा उसको कम्युनिकेट कर, जो कम्युनिकेशन है वो सीधा रिवर से कर दिया. इट्स अ ग्रेट नंबर ऑफ गन्स अपॉन द वॉल्स, और जो दीवारें बनाई गई उस पर बहुत बड़ी बड़ी तोपें तैनात कर दी गई, विच इज़ वेरी हार्मफुल. एंड दे हैव enticed several merchants and other to go that take protection under them, and they collect a revenue which amount is, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट था. इन्होंने 10 lakh rupees they robbed and plundered the carry great number of kings subject the both sects and into slavery into their own country. यानी अब जो दीवारों पर उन्होंने तोपें स्थापित करना शुरू कर दिया था, बहुत सारे सौदागर यहाँ पे हैं, वो राजस्व वसूल करने लग गए. यहाँ पे जो रेवेन्यू है बहुत बड़ी अमाउंट में दिया जाने लगा यहाँ के लोगों के द्वारा. और फिर ये क्या करते, यहाँ के आदमी और औरतों को गुलाम बनाकर और लूट खसोट करना इन्होंने शुरू कर दिया था. So right, finally the 1765 the Mughal emperor appointed the company as Diwan of province of Bengal. और अब फाइनली 1765 में जो मुगल एम्परर जो हैं वो वहाँ पे द फाइनली दीवानी उनको आखिरकार मुगल सम्राट कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया गया. यानी मुगल सम्राट ने कंपनी को ही वहाँ का नवाब घोषित कर दिया, और यही तो कंपनी चाहती थी. सो द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, और बंगाल के जो रिसोर्सेज थे अब बिना रुकावट वो उसके यूज कर रहे थे. अब उन पे कोई कंट्रोल ही नहीं था. सो दिस सॉल्व्ड मेजर प्रॉब्लम्स दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड. फ्रॉम द अर्ली 18th century its trade with India has expanded, but it had to buy most of goods in India with gold and silver imported from Britain. यानी अब व्यापार तो बढ़ता जा रहा था, तो अब ज़्यादा चीज़ें क्या खरीदे, ब्रिटिशर्स ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्या चीज़ें लेके जाएंगे. तो अब धीरे धीरे उन्होंने दिमाग लगाया और इंडिया से उन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर, यानी उन्होंने इंडिया से गोल्ड और सिल्वर ले जाना शुरू कर दिया. सो द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम द ब्रिटेन सॉल्व आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी. और जो ब्रिटेन के पास में अब बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं बची थी, प्लासी की जंग जो है ब्रिटेन में सोने की निकासी को कम होने लगी,
और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। यानी अब जो ब्रिटेन जो हमें गोल्ड और सिल्वर जो हमें देता था, किस चीज़ के लिए, जो व्यापार वो करता था, तो अब उनको वहाँ से लेकर आने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि भाई नवाब ही अब ब्रिटिशर्स बन गए यहाँ पे। तो अब दे हैड नो गुड्स टू सेल इंडिया। अब उनके पास में कोई चीज़ उनको लाने की ज़रूरत नहीं थी, बेचने की कोई चीज़ नहीं थी उनके पास में। तो प्लासी की जंग के बाद ब्रिटिशर्स से सोना भी लाना बंद कर दिया। And the outflow of gold from Britain slowed down after the Battle of Plassey, and the entirely stopped after the assumption of the Diwani. और जैसे इनको दीवानी मिली, now the revenue from the India collect finance company expenses. और अब जो दीवानी मिलती थी, जो उनको वहाँ की दीवानी हासिल होती थी, उसी से ही ब्रिटेन कंपनी अपनी आमदनी बना लिया, उसी को ही अपने एक्सपेंसेस में खर्च करने लग गई। एंड दिस रेवेन्यू could be used to purchase cotton. इसी रेवेन्यू के पैसे से उन्होंने कॉटन लेना शुरू कर दिया, सिल्क टेक्सटाइल इंडिया में करना शुरू कर दिया, और मेंटेन कंपनी ट्रूप्स। और कंपनी ने भारत में सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी फौज को भी संभालना, अपनी ट्रूप को, अपनी फौज की टुकड़ी है जो, उसको भी संभालना शुरू कर दिया था। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेस एट कलकत्ता। और इन्होंने कलकत्ता की जो किले हैं और जो वहाँ के दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, उनका खर्चा उठाना शुरू कर दिया था, उनको अपने अंडर में कर लिया था। सो द कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब। अब आप ये देखिए, कंपनी के अफसर ही नवाब बन बैठे। यानी अब हमारे देश में जो नवाब बोलते थे ये लोग, जब नवाब हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये लोग, व्हाट इज इट मीन बाय द नवाब्स? इट मीन्स टू कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। अब इसका ये मतलब था कि कंपनी के पास अब क्या है, पावर भी है, सत्ता भी है, और अथॉरिटी भी है, यानी उसके पास अब ताकत भी है। अब ताकत, पावर एंड अथॉरिटी, जब सत्ता और ताकत दोनों चीज होती है, it means that something else. Each company servant begin to have vision living like Nawab. और अब हर कंपनी का एक आम आदमी सिपाही भी अपने आप को नवाब समझने लग गया था। So after the Battle of Plassey, the actual Nawab of Bengal were forced to give land and vast sum of the money to the personal gifts to the company official. अब जो भारत के पास में जो नवाब थे, भारत के जो प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल के असली नवाब थे, इस बात के लिए उनको फोर्स करा जाता था टू गिव द लैंड। उनको लैंड, वो यानी जो ऑफिसर्स हैं, उनको वो लैंड गिफ्ट में करे, और बड़े अमाउंट में उनको पैसा दे, तोहफे दे, गिफ्ट दे। सो द रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अशेम्ड द फॉर्चून ऑन इंडिया। और रॉबर्ट क्लाइव जो है, उसको बेहिसाब पैसा मिला इंडिया से, फॉर्चून, यानी इंडिया तो उसके लिए एक बड़ा गिफ्ट वाली बात हो गई थी कि भैया इंडिया में अब क्या, ब्रिटिशर्स इंडिया आते, खजाना लेते और अपने देश वापस जाके अमीरों वाली जिंदगी जीते। ही हैड कम टू मद्रास। वो कब आए थे? रॉबर्ट क्लाइव जब है वो इंडिया में कब आए? मद्रास में, चेन्नई, द इंग्लैंड ऑफ द 1743। अब जो रॉबर्ट क्लाइव है वो 1743 में आए थे, व्हेन द एज ऑफ 18, जब वो 18 साल के थे। व्हेन 1767 ही लेफ्ट इंडिया। और जब इन्होंने इंडिया लेफ्ट किया, यानी इंडिया से जाते वक्त इनके पास में, जब मद्रास से आए थे और 18 साल की उम्र में जब ये आए थे, तो 2 बार गवर्नर जनरल ये बने, सदर। जब ये 2 बार गवर्नर जनरल बने, तो इनके पास भारत से रवाना होते वक्त his Indian fortune was rupees 401,102 intensively, यानी इंटरसैंगली इनके पास में इतना पैसा था कि जो पौंड जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके थे। when he was appointed governor of Bengal 1764, जब ये बंगाल के जब गवर्नर बन के आए, he asked to remove corruption, इन्होंने करप्शन यानी भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करी थी। लेकिन the company administrative, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious
of his vast wealth. आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट को इनकी दौलत पे बड़ा संदेह हुआ कि इतना पैसा ये कैसे कमा सकते हैं। तो उन्होंने उनके कार्यकाल में पहले भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करी थी, लेकिन अब तो उनको खुद को सफाई देनी पड़ेगी कि इतना बड़ा अमाउंट उनके पास आया कैसे। तो ये सस्पेक्टेड थे, इन पे संदेह होने लगा और इनके ऊपर भी एज द all thought he was educated and committed suicide in 1774। और 1774 में इन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इन पे आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। और आप ये देखिए, हर कोई अमीर होना चाहता था, हर कोई इंडिया से इतनी दौलत लेके जाता था। हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं था सक्सीड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव की तरह हर कोई पैसा नहीं बनाना चाहता था। मैनी डाइड एज अर्ली डेथ, और बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो यहीं पे ख़त्म हुए इन इंडिया ड्यू टू द डिजीजेज एज वॉर। काफ़ी लोग बीमारियों से ख़त्म हुए, काफ़ी लोग वॉर में भी ख़त्म हुए। बट इट वुड नॉट बी राइट टू रिग्रेट द ऑल ऑफ देम आर करप्ट। लेकिन ये बहुत गलत होगा कि हम कहें कि सारे ही ब्रिटिशर्स करप्टेड थे, डिसऑनेस्ट थे। ऐसा कहना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, संभव नहीं है। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स and their uppermost desire was to earn enough in India। हाँ, हर कोई पैसा कमाना चाहता, हर किसी की इच्छा थी पैसा कमाने की। बट रिटर्न टू ब्रिटेन अ लीड एंड कंफर्टेबल लाइफ, यानी वो वापस ब्रिटेन जाना चाहते और वहाँ पे जाके कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते थे। So those who managed to return with wealth, lead fashionably lives and fluent their riches, they were called the nababs। और वहाँ के जो अमीर लोग हुआ करते थे वो उनका मजाक उड़ाते थे, उनको नवाब बोल के कहते थे कि द एलिगेस्ट वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड्स नवाब। They were often seen and upstarts, the social climbers in British society, and the ridicule to made fun of in place to the cartoon। और उनको कार्टून के तौर पे, उनका नाटकों के रूप में उनका मजाक उड़ाते थे। तो ये चीज़ अच्छी नहीं थी कि रातों रात ऊपर आने के लिए लोग काफ़ी जो उनकी हैसियत दिखाते थे और नवाब के नाम से उनको जानते थे, जिससे कि लोग अक्सर अमीर होकर वहाँ पे जाते और रातों रात अमीर होकर देखने का सपना जो देखते थे, लेकिन वहाँ के लोग जो उनका मजाक उड़ाते थे। और हाउ डिड क्लाइव सी हिमसेल्फ, अब जो क्लाइव है वो अपने आप को कैसा देखता है। एट हिज हियरिंग इन फ्रंट ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, क्लाइव डिक्लेयर्ड दैट ही हैड शोन admirable required attain after the battle of Plassey, this was he said। उसने दिखाया कि admirable, उसने बड़ा अच्छा काम किया है और उसने साथ ही साथ कंसाइडर किया सिचुएशन के लिए कि इस स्थिति में भी आप ये देखिए कि Plassey has placed a great prince was defend on my pleasure। Opulent city lay at my mercy, and the richest bankers bid against each other for my smile। I walked through values and which were thrown open to me along, peeled on either hand with gold and jewels। And Mr. Chairman, at this time, I stand astonished with my moderations। यानी अब आप ये देखिए कि सिर्फ मेरे लिए ही, यानी मैंने एक संपन्न और मेरी दया थी, उसके साथ दौलतमंद महाजन मेरी ये एक मुस्कुराहट के साथ वो बोलते हैं कि ये देखिए मैं कितना खजाना वहाँ से खींच कर लाया हूँ, जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात, यानी मैं अपने आप को संयम में देखकर बहुत हैरान हूँ। और ये किसने लिखा, ये बोलते हैं क्लाइव ने डिक्लेयर किया था। सो द चैप्टर 1 पोर्शन सबसे पहले तो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे ट्रेड किया और कैसे उन्होंने ब्रिटिश ओरिजिनली केम टू इंडिया टू स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, और वो कैसे धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को नवाब घोषित कर लिया, मास्टर्स ऑफ द वास्ट टेरिटरी, एंड इट्स लुक अ लॉन्ग टाइम। इसको ये अचानक नहीं हो गया, इट्स लॉन्ग टाइम, इसको भी बहुत लंबा समय तय करना पड़ा। और the chapter part 1 is complete from my side। If you have any doubt,
Write down in my comment box. Thank you. Good day.